हे एवरीवन, वेलकम टू मैंगट ब्रेन्स। भाई हम आ चुके हैं फिर से क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। जी हाँ मैम, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर चल रहा है ना, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस फ्लो कंट्रोल। भाई मैम हमको इतना अच्छा लग रहा है ये चैप्टर के कमेंट सेक्शन में तो हम बता ही चुके हैं आपको, तो इसी के साथ साथ हम भी आपको बताने वाले हैं कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का कि अगर आपने इस चैप्टर पर मास्टरी कर ली तो आगे का जितना भी प्रोग्रामिंग आपका सिनेरियो बनेगा वो बहुत एक्साइटिंग बनने वाला है। मार्क माय वर्ड्स। और मैं सिर्फ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस या क्लास 12 कंप्यूटर साइंस को टारगेट करके ही ये बात नहीं बोल रही हूं। अगर आप कभी आगे फ्यूचर में भी प्रोग्रामिंग में आगे जाना चाहते हैं, कोडर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए पाइथन के ये कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आने वाले हैं। तो इसी डेडिकेशन, इसी फोकस के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं भाई, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में बहुत डिटेल तरीके से जाना था। तो अब बारी आ चुकी है उन पूरे के पूरे टॉपिक्स पर एग्जाम्पल्स सॉल्व करने की। जी हाँ, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स विद द एम ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ऐसे प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स जहां पे हम ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज होते हुए देखेंगे। तो एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस सेशन को शुरू होने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस अमेजिंग से सेशन की शुरुआत करें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। mangetbrains.com पे जैसे कि आप जानते हो ई नोट्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं। फटाफट से आपको लिंक्स मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स को क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं mangetbrains.com के वेब पेज पर, जहां पर आप ग्रैब कर सकते हैं अमेजिंग ई नोट्स एंड ई बुक्स। तो भाई इतना ही नहीं है, mangetbrains.com पे बहुत सारे ऐसे टॉप कोर्सेज भी हैं जो आपको आपके एग्जामिनेशन की तैयारी पे बहुत आगे ले जाएंगे। मैम क्लासेस कौन कौन सी कवर कर रहे हैं आप? तो भाई आपकी जानकारी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लासेस 12 तक के कोई भी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, हम सारे के सारे क्लासेस को कोर्स वाइज एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स वाइज कवर कर रहे हैं। तो सोचना क्या है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मैंगट ब्रेन्स को तो अभी फटाफट कर डालो। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। शेयर करना मत भूलना, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो। जितना ज्यादा ज्ञान बांटोगे, कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, तो भाई जितना हो सके उतना इस सेशन को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, कजिन्स के साथ शेयर कीजिए। और इसी थॉट के साथ, इसी अच्छे थॉट के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं क्लास की शुरुआत करूं, मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या आप जानते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए चलिए बताइए। हाँ जी, तो शुरुआत करें आज के सेशन की। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, पहले ही बोल दे रही हूं। और अगर ब्रेक एंड कंटिन्यू आपने नहीं पढ़ा है, क्या बोल के गई थी मैंने बोला था कि क्या आप जानते हैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका ही है। कमेंट बॉक्स आपको अवेलेबल है, उस पर जाइए और बताइए कि क्या होता है एक ब्रेक स्टेटमेंट और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्योंकि अगर ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में नहीं जानते हो तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे के सारे ऐसे जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि ब्रेक एंड कंटिन्यू के बेसिक्स ही अगर क्लियर नहीं होंगे तो प्रोग्रामिंग एग्जांपल कैसे समझ आएगा? नहीं आएगा ना। तो चलो, तो भाई इससे पहले कि मैं इस पूरे के पूरे सेशन की शुरुआत करूं, अगर आप ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में नहीं जानते हैं तो फटाफट से इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए। बिल्कुल डिस्क्लेमर मैं आपको दे रही हूं, इसके पहले वाला जो वीडियो है दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू, उसको जाकर जरूर विजिट कीजिए। बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, प्रोग्रामिंग समझ नहीं आएगा, फिर कहोगे कि मैम प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा है। इसलिए कह रही हूं कि अभी सेशन शुरू ही हुआ है, फटाफट से सेशन को पॉज कीजिए। ब्रेक एंड कंटिन्यू सिर्फ एक ही सेशन है, कोई पार्ट्स नहीं है, उसको अच्छे से विजिट करके आइए, ज्यादा लॉन्ग सेशन भी नहीं है। फिर आइएगा इस वीडियो पे और इन एग्जांपल्स को अच्छे से धुनिएगा मेरे साथ। चलिए आइए, प्रोग्राम नंबर 13 देखते हैं क्या बोलता है ये प्रोग्राम। फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स किसके द्वारा जितने भी पॉजिटिव नंबर्स जो यूजर ने एंटर किए हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स entered by the user. As soon as the user enters a negative number, stop taking in any further input from the user and display the sum. मतलब बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यूजर जितनी भी नंबर ऑफ यूजर इनपुट्स देता है, मतलब ये हम नहीं कहते हैं कि यूजर एक इनपुट कितने बार देगा। यूजर एक इनपुट मल्टीपल टाइम्स दे सकता है। आपको क्या करना है, आपने यूजर को बोला है कि आप हमें रन टाइम पे एक इनपुट दीजिए, ठीक है।
जितने भी इनपुट्स यूजर रन टाइम पे देता है उन सारे के सारे नंबर्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। यूजर ने सपोज कर दो पहले दे दिया 2, फिर दिया 3, फिर दिया 5, फिर दिया 7, तो जितने भी नंबर्स यूजर ने रन टाइम पे एज इनपुट दिया है हमारे प्रोग्रामिंग वेरिएबल को, उन सारे नंबर्स का आपको सम करना है। क्या करना है? सम करना है। जितने भी ये नंबर्स हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं बाय डिफॉल्ट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रन टाइम पे यूजर से मिलने वाले पॉजिटिव नंबर्स का सम हमें डिस्प्ले करना है। और जैसे ही एक यूजर, एज सून एज द यूजर एंटर्स अ नेगेटिव नंबर, जैसे ही एक यूजर एक नेगेटिव नंबर अगर इनपुट कर देगा तो वहीं के वहीं आप यूजर से इनपुट लेना कर दोगे बंद। मतलब यूजर ने अगर नेगेटिव नंबर दे दिया तो यूजर द्वारा इनपुट देने की जो फैसिलिटी है वो बंद हो जाएगी, और जितने भी उसने पॉजिटिव नंबर्स दिए होंगे अभी तक, एक नेगेटिव नंबर देने से पहले जितने भी उसने पॉजिटिव नंबर्स दिए होंगे उन सब का सम आप डिस्प्ले करा दो। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाला क्वेश्चन है। तो देख लें भाई, सबसे पहले तो यहां पे चाहिए होगा मुझे एक नंबर। मैं लूंगी एक नंबर, एक ऐसा नंबर जो कि यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेता हो। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है? इसमें मैं क्या करना चाहती हूं कि मैं देखना चाहती हूं कि एक यूजर एक बार में कितने इनपुट दे रहा है। ठीक है, आइए अब इसमें हम क्या देखेंगे? अब इसमें हम ये देखेंगे कि यूजर जो भी इनपुट लेके देता है, यूजर जो भी इनपुट लेके देता है, मतलब ये जो नम है इसको मैं वाइल के अंदर करूंगी। किसके अंदर करूंगी? वाइल के अंदर नम को डिक्लेयर किया जाएगा, वाइल की बॉडी के अंदर नम को डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमको काउंट कराना है कि यूजर कितनी बार पॉजिटिव नंबर्स को एज द इनपुट दे रहा है। तो हो सकता है हमारे प्रोग्राम में एक काउंटर भी लगेगा, एक काउंटर भी लग सकता है। मैं अब जानती हूं इस प्रोग्राम का सोल्यूशन, लेकिन मैं आपके साथ यहां पर एक इनिशियल स्टेज पे खड़े होकर आपसे डिस्कशन कर रही हूं कि अगर मैं आपकी जगह होती और अगर मुझे ये प्रोग्राम दे दिया जाता। आई एम नॉट अ टीचर राइट नाउ, आई एम अ स्टूडेंट लाइक ऑल ऑफ यू। मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं, मेरे सामने कोई एक टीचर है जो इस प्रोग्राम को बता रहा है। अब मुझे अगर इस प्रोग्राम का सोल्यूशन निकालना है तो मैं क्या क्या चीजें सोचती? मैं सोचती कि पहली बात तो मुझे चाहिए रहेगा एक नंबर जो कि यूजर से रन टाइम पे एक इनपुट ले सके, पहली चीज। अब मुझे क्या करना है? मुझे यूजर द्वारा दिए हुए जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। तो एक एक करके यूजर इनपुट देगा, मतलब यूजर का मतलब नंबर जो यूजर रन टाइम पे इनपुट लेगा यूजर से वो रेपिडेटली लेगा। कैसे लेगा? रेपिडेटली लेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स यूजर ने अभी तक एंटर किए हैं उन सब का सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। मतलब सिर्फ एक बार ही नम वेरिएबल यूजर से इनपुट नहीं लेगा, मल्टीपल टाइम्स लेगा। और मल्टीपल टाइम्स नम वेरिएबल यूजर से इनपुट रन टाइम पे कब ले पाएगा? जब वो एक लूप के अंदर होगा। है कि नहीं? है कि नहीं? तो भाई नम वेरिएबल को हम डिक्लेयर जरूर करेंगे, लेकिन व्हाइल लूप या फॉर लूप किसी के भी अंदर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और फिर यहां पे लगेगी एक कंडीशन। क्या लगेगी? प्लस काउंट भी हम करेंगे, काउंट भी करेंगे। काउंट एक ऐसा वेरिएबल होगा जो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स यूजर ने पॉजिटिव इंटीजर्स एज वैल्यू प्रोवाइड की हैं एज द रिजल्ट। ठीक है, आइए अब एक लगेगा काउंटर। काउंटर हो गया, उसके बाद लगेगी एक कंडीशन। कंडीशन क्या बताएगी? वो कंडीशन बताएगी कि जैसे ही क्या बताएगी? एक कंडीशन ये होगी, मतलब एक इफ स्टेटमेंट भी लगेगा। क्या लगेगा? एक इफ स्टेटमेंट भी लगने वाला है। एक इफ स्टेटमेंट भी लगने वाला है जो बताएगा कि जैसे ही यूजर द्वारा आ रही वैल्यू, मतलब नम के अंदर जो यूजर वैल्यू दे रहा है, नम के अंदर जो यूजर वैल्यू दे रहा है रन टाइम पे, अगर वो लेस देन 0 हो गई, मतलब नेगेटिव हो गई। क्या हो गई? मतलब वो नेगेटिव हो गई। जैसे ही नम की वैल्यू 0 से कम हो गई, मतलब नेगेटिव हो गई, वैसे ही हमारा जो नम है वो वैल्यूज लेना छोड़ देगा। क्या करना छोड़ देगा? वो यूजर से रन टाइम पे वैल्यूज लेना छोड़ देगा। और ये हम कैसे ले सकते हैं? ये हम कैसे कर सकते हैं कि भाई जैसे ही नम की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो वहीं से आपका जो लूप है वो ब्रेक हो जाए। मतलब पाइथन इंटरप्रेटर लूप के बाहर निकल आए और लूप के अंदर जो नम वैल्यू को या नम वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया था उसमें इनपुट आना फिर बंद हो जाए।
तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज होगा। जैसे ही यूजर के द्वारा दी हुई वैल्यू लेस देन 0 होगी, आपका पाइथन इंटरप्रेटर आपके लूप से बाहर आ जाएगा, और लूप से बाहर आ जाएगा तो मतलब नम को अब और कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। नम यूजर से रन टाइम पे कोई वैल्यू नहीं ले पाएगा, क्योंकि नम को हमने व्हाइल के अंदर डिक्लेयर किया हुआ था। क्लियर? जब लूप से ही बाहर आ जाएगा हमारा पाइथन इंटरप्रेटर इन दिस सिनेरियो, तो नम कैसे इनिशियलाइज होगा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं एक स्टूडेंट की तरह अभी यहाँ पर सोच रही हूँ, मैं एक टीचर की तरह नहीं सोच रही। मैं ये इस तरीके से सोच रही हूँ कि मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया, भाई ये क्वेश्चन अभी तो आप क्लास 11th में है, अगर क्लास 12th में आ गया फिर कैसे ढूंढोगे इस क्वेश्चन को? तो ये क्वेश्चन अगर मेरे सामने आ गया एंड बीइंग अ स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? चलिए आइए अब देख लें इसका सोल्यूशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चारों चीजें समझ आई है कि एक व्हाइल लूप आएगा, उसके अंदर आप नम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, एक काउंटर भी आप लगाएंगे जो काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स यूजर ने एक पॉजिटिव इंटीजर या एक पॉजिटिव वैल्यू या एक पॉजिटिव इनपुट दिया इस नम वेरिएबल को। ठीक है? और लगेगी एक इफ कंडीशन जो चेक करेगा कि अगर नम में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर नम मतलब नम वेरिएबल यूजर से रन टाइम पे कोई नेगेटिव नंबर अगर ले लिया तो वहीं के वहीं आपका लूप खत्म हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। आपका नम फर्दर कोई भी इनपुट नहीं ले पाएगा, और जितने भी इनपुट्स अभी आए थे उन सबका सम हो जाएगा, क्योंकि हम उसको काउंट वेरिएबल की हेल्प से काउंट कर रहे थे। आ जाओ भाई देखें इसका सोल्यूशन। चलिए आइए, प्रोग्राम नंबर 13, find the sum of all the positive numbers entered by the user till the user enters a negative number। चलो 3 कमेंट्स दिए हुए हैं, इसको आप चाहते तो मल्टीलाइन कमेंट बना सकते थे यूजिंग ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमास, लेकिन आप चाहें तो हर एक लाइन के आगे हैशटैग लगा के भी मल्टीलाइन कमेंट्स बना सकते हैं। चलो एंट्री इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, मैंने एक यहाँ पे वैल्यू ली है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है एंट्री नाम का। किस नाम का? मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एंट्री नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखी, तो ये काउंटर है। क्या है? काउंटर है। दिस इज द काउंटर, ये हमारा काउंटर है। मैंने वहां उसको काउंट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैं उसको एक एंट्री वेरिएबल के नाम से ले रही हूँ। ठीक है? सम वन इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें सम कराना है इन सारी की सारी वैल्यूज का, तो हम एक सम वन वेरिएबल लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी है। ठीक है? प्रिंट कराइए, प्रिंट कराइए एंटर नंबर्स टू फाइंड द सम, नेगेटिव नंबर एंड्स द लूप। क्या प्रिंट कराना है कि भाई आप नंबर्स एंटर कराइए, आप नंबर्स एंटर कराइए टू फाइंड द सम, नेगेटिव नंबर एंड्स द लूप। ये स्टेटमेंट आपने अपने आउटपुट कंसोल पे प्रिंट करा दिया। अब आया व्हाइल कंडीशन। आ जाओ, व्हाइल में हमने क्या लगाया? व्हाइल में हमने लगाया है ट्रू। क्या लगाया? व्हाइल में लगाया ट्रू, मतलब जब तक व्हाइल के अंदर जो वैल्यू है, ट्रू का मतलब क्या हुआ? ट्रू का मतलब हुआ 1। जब तक व्हाइल ट्रू है, कंडीशन ट्रू ही तो रिटर्न करनी है हमें, जब तक व्हाइल ट्रू है तब तक क्या होगा? एंट्री इज इक्वल्स टू इंट इनपुट फंक्शन। क्या हुआ? चलिए देखें क्या दिया हुआ है। मुझे दिया हुआ है एक एंट्री जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है? इनिशियल वैल्यू दी हुई है 0। ठीक है? एक दिया हुआ है मुझे सम1, जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई है? जिसकी इनिशियल वैल्यू दी हुई है 0। अब लगा है एक व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या कह रहा है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है? व्हाइल लूप क्या कह रहा है? व्हाइल लूप कह रहा है कि जब तक कंडीशन ट्रू है, ठीक है भाई, जब तक कंडीशन ट्रू है क्या होगा? एंट्री जो है, जो एंट्री वेरिएबल हमने बनाया है जिसमें करंटली अभी 0 वैल्यू है, जिसमें करंटली अभी हमने 0 वैल्यू दी हुई थी, अब वो यूजर से क्या लेगा? इनपुट लेगा। वो यूजर से इनपुट लेगा। ठीक है? हम चाहते तो इस इनपुट के अंदर एक मैसेज भी शो कर सकते थे, एंटर अ नंबर, पर हमने यहाँ पे शो नहीं किया। एज इट इज इनपुट मेथड को हमने ऐसे का एज इट इज हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं। जरूरी नहीं है कि इनपुट मेथड आप जब भी असाइन करें किसी भी वेरिएबल को तो इनपुट के अंदर एक मैसेज ही हो। हम अधिकतर क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल को जब हम इनपुट मेथड यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए असाइन करते हैं तो उस इनपुट के अंदर हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं जो कि यूजर को आउटपुट कंसोल पे डिस्प्ले होगा, जिससे यूजर समझ सके कि यहाँ पे उसको एक इनपुट देना है। लेकिन अगर आप मैसेज नहीं भी डिस्प्ले कराओगे तब भी एंट्री के अंदर एक इनपुट यूजर दे देगा, क्योंकि आउटपुट कंसोल पे आपका कर्सर डिस्प्ले और यहाँ पे ब्लिकर हो रहा होगा। आ जाओ, फिर हमने चेक किया। क्या चेक किया?
फिर हमने चेक किया है कि इफ जो एंट्री की वैल्यू आई है, जो एंट्री की वैल्यू इनपुट मेथड की हेल्प से रन टाइम से आई है, जो यूजर ने एंट्री को वैल्यू दी है एट रन टाइम, अगर वो लेस देन जीरो है, अगर वो लेस देन जीरो है, देखो मैंने कहा था अगर वो लेस देन जीरो है तो क्या हो, हमारे पाइथन इंटरप्रेटर मतलब हमारे बबलू जी इस पूरे लूप से बाहर निकल आए, हमारे बबलू जी इस लूप से बाहर निकल आए, किससे, इस इफ से बाहर निकल आए। और जैसे ही इफ से बाहर निकलेंगे, जैसे ही इफ से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो क्या हो, जैसे ही इफ से बाहर निकलेंगे, देखो ब्रेक हमने इफ के अंदर दिया है, ब्रेक हमने इफ के अंदर दिया है, इसका मतलब क्या है, ब्रेक अगर हमने इफ के अंदर दिया है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी कंडीशन बन रही है इसके बाहर आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एंट्री, ठीक है। और फिर हम प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, सम इज इक्वल्स टू सम वन। चलो आओ, तो भाई प्रिंट फंक्शन, अभी मैं प्रिंट फंक्शन यहां पर नहीं लिख रही हूं, अभी मैं सिंपली एक चीज कर रही हूं, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को पहले ध्यान से देखिए, मैं एक मिनट आपको देती हूं और देखिए कि ये स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या बोल रहा है, ये चीज आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, चलिए देखिए। चलो, while true entry is equals to int input, if entry is less than 0, break sum is equals to sum plus entry। चलो आ जाओ, अब देखो इस चीज को हम बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। ये एंट्री की वैल्यू 0 है, सम वन की वैल्यू 0 है, सबसे पहले क्या लिखा था, सबसे पहले क्या लिखा था, सबसे पहले लिखा था प्रिंट कराइए क्या, एंटर नंबर्स टू फाइंड द सम, नेगेटिव नंबर्स एंड्स द लूप, ये लिखा है, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो गया, देखो एंटर नंबर्स टू फाइंड द सम, नेगेटिव नंबर एंड्स द लूप, ठीक। अब आ जाओ, अब आएगी वाइल कंडीशन, वाइल कंडीशन आएगी, यही दिया हुआ है, देखो प्रिंट के बाद सीधा सीधा वाइल दिया हुआ है, वाइल ट्रू, ठीक है, ये वाइल ट्रू दिया हुआ है, मतलब जब तक वाइल की कंडीशन ट्रू है, जैसे ही वाइल ट्रू मिला, जैसे ही वाइल ट्रू मिला, क्या मिल गया भाई, जैसे ही वाइल ट्रू मिला क्या हुआ, हमारे पाइथन इंटरप्रेटर ने इसके अंदर एंट्री मार दी, हमारे बबलू जी ने इनके अंदर एंट्री मार दी, ठीक है भाई, हमने यहाँ पे एंट्री मार दी है। चलिए आइए अब आते हैं, एंट्री इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, मतलब यूजर से लिया जाएगा रन टाइम पे, क्या यूजर से लिया जाएगा रन टाइम पे एक इनपुट, जी हाँ। एंट्री में मैंने सपोज करो पहली वैल्यू इन्होंने क्या दी, यूजर ने पहली वैल्यू दी है 3, यूजर ने पहली वैल्यू दी है 3, तो एंट्री की अब वैल्यू कितनी हो गई 3, क्लियर। तो भाई एंट्री की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे 3, और इसको हमने टाइपकास्ट किया है एज इंटीजर, क्योंकि रन टाइम से जो भी वैल्यू आती है बाय डिफॉल्ट पाइथन उसको, रन टाइम पे यूजर जो भी इनपुट देता है बाय डिफॉल्ट पाइथन उसको एक स्ट्रिंग की तरह कंसिडर करता है, तो इसको हमने टाइपकास्ट किया है यूजिंग द इंट टाइपकास्ट मेथड ऑफ कोर्स। तो एंट्री के अंदर आ चुकी है 3, अब होगी चेकिंग, क्या होगी, इफ एंट्री लेस देन 0, क्या एंट्री की जो वैल्यू है क्या वो 0 से कम है, मतलब क्या एंट्री लेस देन 0, मतलब क्या ये जो 3 है ये लेस देन 0 है, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ऑफ कोर्स दिस इज फॉल्स, क्या है ये, क्या है ये, ऑफ कोर्स ये क्या है, इसने क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया है फॉल्स, और क्योंकि इसने फॉल्स रिटर्न किया है तो पाइथन इंटरप्रेटर यहां आएगा, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर ने पहले इसे एग्जीक्यूट किया, फिर पाइथन इंटरप्रेटर ने इसको एग्जीक्यूट किया, लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इफ के साथ लगी हुई कंडीशन वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इफ के साथ लगी हुई कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही है, और क्योंकि इसने फॉल्स रिटर्न किया है तो ब्रेक स्टेटमेंट यहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। पाइथन इंटरप्रेटर सीधा सीधा अब पाइथन इंटरप्रेटर सीधा सीधा इस पूरे इफ कंडीशन को स्किप करते हुए, इफ कंडीशन को स्किप करते हुए आ जाएगा हमारे लूप के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, दैट इज सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एंट्री। तो कितना दिया हुआ है, सम प्लस एंट्री, कितना दिया हुआ है, सम की वैल्यू कितनी हो गई, अब सम की वैल्यू कितनी होगी, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एंट्री, सम कितना है 0, एंट्री कितनी है 3, कितना है भाई, सम कितना है, सम वन कितना है भाई, सम वन कितना है 0, सम वन कितना है 0, अरे तो कलर चेंज नहीं होता है, क्या भाई क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो भाई, 0 प्लस, और एंट्री की वैल्यू कितनी है, एंट्री की वैल्यू हो चुकी है 3, तो 0 प्लस 3, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, सम की वैल्यू कितनी हो गई, अब सम की वैल्यू हो गई है, अब सम की वैल्यू हो गई है 3,
होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एंट्री। सम में जो वैल्यू है और एंट्री में जो वैल्यू है, दोनों का एडिशन करके आप सम की वैल्यू को नया कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो सम के अंदर आ जाएगा 3, दैट इज 0 प्लस 3 दैट इज 3। तो सम की वैल्यू अब 0 से हटकर 3 हो चुकी है। तो अभी हमारे पास एंट्री भी 3 है और सम भी 3 हो चुका है। ओके, अब ये इसने एग्जीक्यूट कर लिया, यहां तक एग्जीक्यूशन हो चुका, लेकिन क्या हमारे व्हाइल के साथ जो लगा हुआ कंडीशन था वो फॉल्स हो गया? नहीं, वो फॉल्स नहीं हुआ है। तो पाइथन इंटरप्रेटर फिर से जाएगा किसके पास? व्हाइल के पास। किसके पास जाएगा? व्हाइल के पास जाएगा। और व्हाइल के पास वो जैसे जाएगा, उसको फिर दिखा है कि व्हाइल अपने साथ लेके चल रहा है ट्रू कंडीशन। फिर से एंट्री मारेगा। अब एंट्री की वैल्यू, फिर से कोई नई वैल्यू यूजर देगा। अब एंट्री की वैल्यू जो 3 थी, अब वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंट्री को हम व्हाइल लूप के अंदर लेकर आए हैं। तो एंट्री इज इक्वल्स टू इंट इनपुट। एंट्री को मिलेगी रन टाइम पे यूजर के द्वारा दूसरी वैल्यू। तो एंट्री की वैल्यू अब यूजर ने कितनी कर दी है? 4। तो ये हो गया अब 4। ठीक है, ओके। अब फिर से कंडीशन चेक होगी। क्या 4 लेस देन 0 है? क्या 4 लेस देन 0 है? ये हो गया 4, ये आपका अभी भी 3 रहा। सम की वैल्यू अभी भी 3 ही है। ठीक है, क्या 4 लेस देन 0 है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या 4 लेस देन 0 है? नहीं, बात गलत है। तो ये ब्रेक अभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंडीशन फॉल्स, ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एंट्री। कितनी है सम की वैल्यू? कितनी है सम की वैल्यू? भाई सम की वैल्यू अभी भी 3 चल रही है। सम की वैल्यू अभी भी 3 चल रही है। इस कंडीशन में भी सम की वैल्यू अभी भी 3 चल रही है। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एंट्री, मतलब 3 प्लस 4। 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। कितना हुआ? 7। सम की वैल्यू कितनी है? 3। एंट्री की वैल्यू कितनी आई है? 4। यूजर ने 4 दिया है रन टाइम पे, तो 3 प्लस 4 दैट इज 7। सम की वैल्यू अब 7 हो गई। फिर से ऊपर जाओ। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई है? अब सम की वैल्यू हो गई है 7। ठीक है, फिर से ऊपर जाएंगे हमारे पाइथन इंटरप्रेटर। फिर से चेक करेंगे कि व्हाइल के साथ जो कंडीशन है वो ट्रू है। ठीक है मैम, आ जाओ। अब फिर से यूजर से मांगा जाएगा इनपुट। क्या मांगा जाएगा? इनपुट। तो यूजर ने दिया 5। एंट्री इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, मतलब यूजर ने दिया है नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 5। तो अब एंट्री आपकी कितनी हो गई है? अब एंट्री हो गई है आपकी 5। कितनी हो गई है? 5। आइए, इफ एंट्री लेस देन इक्वल्स टू 0 या लेस देन 0, क्या 5 लेस देन 0 है? क्या 5 लेस देन 0 है? कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? मैम कंडीशन फॉल्स है, ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एंट्री, मतलब 5 प्लस 7, 5 कितना है? सम की वैल्यू कितनी चल रही है? सम की वैल्यू कितनी चल रही है? सम की वैल्यू चल रही है आपकी 7। क्या चल रही है सम की वैल्यू? सम की वैल्यू चल रही है 7। तो मतलब 7 प्लस एंट्री की वैल्यू कितनी आई है? 5। एंट्री की वैल्यू आई है 5 दैट इज 12। तो सम के अंदर कितना हो गया? 12। ठीक है, तो सम कितना हो गया? सम हो गया 12। ठीक है मैम, अब आइए, अब आप यहां ना, अब अपने यूजर ने क्या किया? 12 हो गया सम की वैल्यू। सम की वैल्यू अभी 12 हो चुकी है। सम की वैल्यू अभी 12 हो चुकी है। एंट्री 5 पे सम की वैल्यू 12 हो चुकी है। ठीक है मैम, इस चीज को लेते हुए पाइथन इंटरप्रेटर फिर से गया व्हाइल लूप के पास और वहां पे कंडीशन चेक की। कंडीशन लिखी है ट्रू, कि भाई ट्रू कंडीशन है, फिर से घुस जाओ। अब एंट्री पे जो यूजर ने इनपुट दिया, इस एंट्री वेरिएबल को जो यूजर ने रन टाइम पे इनपुट दिया है वो दिया है -1। क्या दे दिया? -1 दे दिया। एक नेगेटिव वैल्यू उसने दे दी है, और क्योंकि उसने एक नेगेटिव वैल्यू दी है तो यहां पर चेक होगा क्या -1 लेस देन 0 है? क्या -1 लेस देन 0 है? कंडीशन हो गई क्या? कंडीशन हो गई है ट्रू। क्या हो गई कंडीशन? कंडीशन हो गई ट्रू। तो भाई जब कंडीशन ट्रू हो गई, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या एग्जीक्यूट होगा? क्या एग्जीक्यूट होगा? पाइथन इंटरप्रेटर बेझिझक, पाइथन इंटरप्रेटर बेझिझक घुस जाएगा इफ की बॉडी के अंदर, और इफ की बॉडी के अंदर मिला है उसे ब्रेक। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है पाइथन इंटरप्रेटर को, वो बिना कुछ सोचे समझे, मतलब आगे चल के अगर व्हाइल लूप के अंदर भी कोई इंस्ट्रक्शन होगा तो उसको भी इग्नोर करेगा और सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। पाइथन इंटरप्रेटर बाहर आ चुका है किसके? व्हाइल लूप के। उसने इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। क्या नहीं किया? उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, क्योंकि उसको ब्रेक मिल चुका है, और क्योंकि उसको ब्रेक मिल चुका है तो वो एंटायर लूप से बाहर आ जाएगा। और बाहर जब वो आया, जब वो आया तो उसको मिला है एक प्रिंट स्टेटमेंट। क्या मिला है? प्रिंट स्टेटमेंट। और प्रिंट स्टेटमेंट क्या मिलता है? क्या बोलता है? सम इज इक्वल्स टू
सम वन के अंदर करंट वैल्यू क्या थी? सम वन के अंदर करंट वैल्यू क्या थी? 12। क्लियर हुआ? आई नो दिस प्रोग्राम इज अ लिटिल ट्रिकी, और ये प्रोग्राम अगर आप बनाएंगे, देखिए एग्जामिनेशंस में प्रोग्राम्स आएंगे, और प्रोग्राम्स को आप तभी ढूंढ सकते हो जब उनकी आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, जब आप अपना माइंड लॉजिकली चलाने को तैयार हो। इस कोड को आप रट नहीं सकते। अब मैं जानती हूँ आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोचेंगे अच्छा ये प्रोग्राम है, एक काम करते हैं इस पूरे कोड को हम रट लेते हैं, अगर ये प्रोग्राम एग्जाम में पूछ ले तो यही का यही कोड लिखाएंगे। आप ये काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। दिस इज वन चॉइस, दिस इज वन ऑफ योर ऑप्शंस। आप ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे इंटायर कोड को रट लीजिए। एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिट्टो, तो इस कोड को आप लिखाइए। लेकिन क्या फायदा? हो सकता है आपके टीचर ने कह दिया हो कि भाई ये प्रोग्राम तो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब आप इसको रट के गए थे, इसको समझ के नहीं गए, आप इसको रट के गए थे और उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो उस वक्त आपको ना बेसिक्स क्लियर है, ना आपको फ्लो पता है, आपको ये नहीं पता है कि वाइल कैसे काम कर रहा है, वाइल के अंदर ब्रेक कैसे काम कर रहा है, इफ कैसे काम कर रहा है, एक नंबर को हम कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं। तो ऐसी चीजों में ना कि आप अगर एग्जाम में किसी भी सोल्यूशन को रट के जाएंगे किसी भी प्रोग्राम के, अगर उस प्रोग्राम में थोड़ा भी अगर मैम ने चेंज कर दिया, थोड़ा भी अगर कुछ चेंज आ गया, तो आप वहां फंस जाएंगे। आपकी किस्मत है अगर आपका ऐसे का ऐसा बिल्कुल यही प्रोग्राम उठा के आपके टीचर्स आपके एग्जाम में रखते हैं। लेकिन ये 11th में तो चल जाएगा, 12th में नहीं चलेगा। 12th में एनसीईआरटी में जो प्रोग्राम्स हैं वो नहीं आते, वो थोड़े थोड़े मॉड्यूलेट करके कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आपको प्रोग्राम्स देते हैं, और वहां पर आपको अपना दिमाग चलाना है कि इन प्रोग्राम्स को कैसे धुना जाए। मैं जानती हूँ कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इस पे मास्टरी कैसे पाई जाए फिर मैम एग्जाम्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स इजी होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स डिफिकल्ट होते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में कमांड पाने के लिए आप प्रैक्टिस करते हो, अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, उनको प्रैक्टिस करते हो, उनको लगाते हो, ऐसे ही आपको अलग अलग प्रोग्राम्स खुद उठाने हैं, बैठना है, उसको समझना है। सबसे पहले तो आप अपने प्रॉब्लम को समझा करो। अगर प्रॉब्लम को समझ जाओगे, जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने प्रॉब्लम लाया था, इससे पहले कि मैं आपको सोल्यूशन दिखाती, मैंने इस प्रॉब्लम को खुद समझा एज अ स्टूडेंट। उस पूरे प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि इस प्रॉब्लम में एक लूप लगेगा, ठीक, और उस लूप के अंदर मैं किसी एक नंबर को इनपुट दिलवाऊंगी यूजर से एट द रन टाइम। तो वही हुआ था, एंट्री को हमने इनपुट दिलवाया एट रन टाइम, क्योंकि जितनी बार एक यूजर एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है, उन सारे पॉजिटिव नंबर्स को मुझे काउंट कराना पड़ेगा, और काउंट कराने के बाद मुझे उनका सम निकालना पड़ेगा। कहने को यहाँ पर काउंटर लगाया नहीं इन्होंने, काउंटर भी लगाते तो और अच्छी बात थी। काउंटर लगा देते तो उससे क्या होता, काउंटर लगाने से हम ये पता कर सकते थे कि कितनी बार यूजर ने पॉजिटिव वैल्यूज दी और कितनी बार नेगेटिव। अगर वो प्रोग्राम में पूछ लिया जाए, फिर कहने को तो प्रोग्राम में नहीं पूछा आपसे, लेकिन अगर पूछ लिया जाता, बताइए फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल एज टेल हाउ मेनी टाइम्स द यूजर हैज इनपुट द पॉजिटिव नंबर्स, तो उस सिनेरियो में आपको काउंटर लगाना ही पड़ता। क्लियर? तो प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, रटने का कोई सीन ही नहीं बनता है। और इसी सोच के साथ हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, दैट इज प्रोग्राम 14। चलिए आइए, प्रोग्राम टू चेक इफ द इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रोग्राम्स में से एक है। बिल्कुल मैं आपसे कहूंगी कि इतना अमेजिंग प्रोग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वेरी कॉमनली आस्क्ड प्रोग्राम। बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा आपके एग्जामिनेशंस में। ये प्रोग्राम आने की चांसेस बहुत हाई हैं। आप प्रोग्राम लिखिए पाइथन में और पता कीजिए कि यूजर के द्वारा दिया हुआ नंबर क्या प्राइम नंबर है या नहीं। तो इससे पहले कि हम इसका सोल्यूशन देखें, आप मुझे बताओ कि एक प्राइम नंबर आपके हिसाब से क्या होता है। व्हाट इज अ प्राइम नंबर अकॉर्डिंग टू यू? चलिए जल्दी से। हाँ जी, तो बताया क्या होता है एक प्राइम नंबर। मैं उम्मीद करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे ढेर सारे आंसर्स मिल चुके होंगे कि मैम प्राइम नंबर क्या होता है। एक प्राइम नंबर, मैम आपने तो बिल्कुल ऐसे समझ के रखा है हम सब क्लास 11th में ऐसे ही थोड़े आ गए कि हमको प्राइम नंबर ही नहीं पता होगा। बिल्कुल पता है मैम, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड होता हो, या
खुद से डिवाइड होता हो, अगर n एक नंबर है, अगर n एक नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अगर n एक नंबर है, तो ये नंबर प्राइम नंबर तब कहलाएगा, ये नंबर प्राइम नंबर तभी कहलाएगा जब ये नंबर या तो 1 से डिवाइड होता हो कंप्लीटली, या फिर खुद से डिवाइड होता हो कंप्लीटली। और ना बोल के एंड बोल देंगे भाई, और ना बोल के एंड बोल देंगे, एंड डिविजिबल बाय नो अदर नंबर। भाई 1 से डिवाइड होगा या तो n से होगा, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। सच काइंड ऑफ नंबर इज टर्म्ड एज अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जो या तो केवल और केवल 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी अदर नंबर से ये कभी फुली डिवाइड नहीं हो सकता। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइए भाई, तो भाई ये प्रोग्राम हमें बनाना है और ये प्रोग्राम बहुत ही एक्साइटिंग प्रोग्राम होने वाला है। इस प्रोग्राम को रटना नहीं है। प्राइम नंबर को ना मैक्सिमम बच्चे प्राइम नंबर का प्रोग्राम रटने की कोशिश करते हैं। पता कैसे? मुझे ये बात कैसे पता है? क्योंकि मैंने भी किया था। हाँ, मैंने भी किया था। व्हेन आई वाज एट योर एज, जब मैं क्लास 11th और 12th में थी, प्राइम नंबर का प्रोग्राम मैंने भी रटा था। मुझे लगता था कि यार प्राइम नंबर है, समझ नहीं आ रहा, इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। तो लेकिन एक दिन, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं कि भाई चैलेंज लेके बैठना पड़ता है। प्राइम नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। क्या समझना है कि कोई भी नंबर या तो 1 से ही डिवाइड होगा या खुद से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी अदर नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में, जल्दी फटाफट भाई। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? भाई आप सब जानते हो, सबसे छोटा प्राइम नंबर इस पूरे के पूरे नेचुरल सीरीज या फिर होल नंबर सीरीज में 2 को माना जाता है। किसको माना जाता है? 2 को माना जाता है। तो इतना हमने समझ लिया कि पहली बात तो मुझे एक नंबर चाहिए रहेगा, ठीक है, और वो जो नंबर होगा इनपुट नंबर, टू चेक वेदर द इनपुट नंबर, मतलब वो जो नंबर होगा वो यूजर से रन टाइम पे कोई इनपुट लेगा। मतलब कि हम क्रिएट करेंगे क्या? हम क्रिएट करेंगे एक नंबर वेरिएबल, और ये जो नंबर वेरिएबल होगा ये यूजर से, ये जो नंबर वेरिएबल होगा, ये जो नम वेरिएबल होगा, ये यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेगा। क्या लेगा रन टाइम पे भाई? क्या लेगा? ये यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेगा, पहली चीज। ठीक, अब हमको एक बात पता है भाई, हमको ये पता है कि इस पूरे के पूरे नेचुरल सीरीज का सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं 4 डिवाइडेड बाय 2, कोई भी नंबर अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, एनी नंबर इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, देन इट बिकम्स अ इवन नंबर। कोई भी नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो आपका इवन नंबर हो जाता है, होता है। 4 डिवाइड बाय 2 कीजिए, 2 2 4, रिमाइंडर 0। कोई भी नंबर जब 2 से डिवाइड हो उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो एक इवन नंबर हो जाता है। वहीं अगर कोई भी नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड ना हो तो वो इवन नंबर नहीं होता, या तो वो प्राइम होगा या फिर ऑड होगा, ठीक है मैम। तो हमको एक कंडीशन क्या लेके चलना है? नम मस्ट नॉट, क्या लेके चलना है कि जो नम है दैट शुड नॉट बी कंप्लीटली डिविजिबल। मतलब कि नम मॉड 2 जो है इसका जो रिमाइंडर हो वो 0 के इक्वल ना आए, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 है तो प्राइम नंबर होने के चांसेस हैं। देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरे पास है, मैं डायरेक्टली आपको दे सकती हूँ और पूरा के पूरे स्टेप्स को समझा सकती हूँ, लेकिन वो तो मुझे अल्टीमेटली आपको समझाना ही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को जब तक देखोगे नहीं, उसको धुनोगे नहीं, कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन आ जाएगा बिल्कुल वहां फंस जाओगे। क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, उस पर पॉसिबल सोल्यूशंस निकालना जरूरी है। आइए, नंबर जो डिवाइड करोगे आप, नंबर मॉड 2, मतलब कि अगर मैंने 4 डिवाइडेड बाय 2 किया है तो कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है? कोई भी नंबर अगर किसी अदर नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है दैट मींस कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर मैं कहूं कि 64 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है।
क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि 4 1 जा 4, कितना हुआ 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या बचा 0, ये क्वोशंट आया और ये रिमाइंडर आया। तो हम कह सकते हैं दैट 64 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 एंड एनी नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर। ये बात हम सब जानते हैं। तो भाई एक भी नंबर जिसका रिमाइंडर 0 के इक्वल ना हो वो प्राइम नंबर हो सकता है या फिर ऑड नंबर हो सकता है। चलो अभी भी हम आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक चीज हमें ये समझ में आ गई कि हमारा नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर डिविजिबल हो गया, तो नहीं होना चाहिएगा ना करके हम क्या करें, हम इसको करते हैं अगर डिविजिबल हो गया तो ये क्या है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। इट विल नॉट प्राइम, इट विल बी नॉट अ प्राइम नंबर। ये क्या कहलाएगा, ये आपका नॉट प्राइम कहलाएगा, क्योंकि 2 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। देखो नम मॉड 2 करो, उसका रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल है तो वो प्राइम नंबर तो नहीं होगा क्योंकि वो एक इवन नंबर है। ठीक है, तो एक सिनेरियो हमें ये समझ आया, ठीक है मैम। अब भाई चांसेस क्या बन रहे हैं, चांसेस ये बन रहे हैं कि आपका जो नंबर है वो 2 से पहली बात तो डिवाइड नहीं होना चाहिए कंप्लीटली। प्राइम नंबर या तो वो केवल 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। और हम सब जानते हैं कि 2 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, अब अगर प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा, इवन होगा। चलो आ जाओ, अब मैंने लिख दिया कि प्राइम नंबर एक वो नंबर होता है, पहली बात तो 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड है तो प्राइम नंबर है ही नहीं, और अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, अगर मैं ये सिनेरियो लेके चलूं कि नम मॉड 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऐसे सिनेरियो में दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, या तो नंबर आपका क्या होगा, या तो नंबर आपका ऑड होगा या फिर प्राइम होगा। होता है या तो नंबर आपका ऑड होगा या फिर वो प्राइम होगा। तो इसी चीज को देखते हुए आगे का जो हमारा सोल्यूशन है मैं वो आपको प्रोग्रामिंग बेसिस पे दिखाऊंगी। बेसिक जो है, बेसिक मैंने आपको क्या बताया कि एक प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो केवल 1 से डिवाइड होता है या तो खुद से डिवाइड होता है एंड बाय नो अदर नंबर। आप में से आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को आधा बोलते हैं, दैट अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 and 7 या 1 and the number itself. No, a prime number is a number that is divisible by 1, by the number itself and by no other number. तो इसका बेसिक हमने क्या देख लिया कि नंबर हमको रन टाइम पे इनपुट कराना पड़ेगा, और नंबर कोई भी नंबर अगर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, मतलब कि नम मॉड 2 अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया तो वो प्राइम तो कतई नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि इस चीज में आगे और क्या हो सकता है। भाई अभी भी हमारे पास 2 सिनेरियो है, नंबर ऑड भी हो सकता है, प्राइम, तो कैसे पता करें कि नंबर प्राइम है कि नहीं, जल्दी बताइए, चलो बता दो जल्दी से। ओके हाँ जी, तो देख लें क्या, अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमको ये पता चल चुका है कि कोई भी नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, वो इवन नंबर होता है। और एनी नंबर दैट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 या तो ऑड हो सकता है या फिर प्राइम हो सकता है। तो सोल्यूशन देखते हैं और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढूंढते हैं। चलिए आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। भाई प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा कॉमन से होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं। प्रोग्राम नंबर 14, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो भाई जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे। हमने लिया एक नंबर वेरिएबल जो कि यूजर से रन टाइम पे एक इनपुट ले रहा है। देख लो, num इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर टू बी चेक्ड। तो भाई यूजर से हमें रन टाइम पे इनपुट लेना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने नम वेरिएबल दिया है और उसको असाइन किया है एक इनपुट मेथड। इनपुट मेथड की हेल्प से यूजर रन टाइम पे जो भी इनपुट देगा उसको हमने टाइप कास्ट कराया है। क्या कराया है, उसको हमने टाइप कास्ट कराया है इनटू इंटीजर। किस में टाइप कास्ट कराया बंधु, उसको हमने इंटीजर में टाइप कास्ट करा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिया है एक वेरिएबल फ्लैग नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखी। ओके, तो सबसे पहले आएगी एक इफ कंडीशन। क्या आएगी, पहले आएगी एक इफ कंडीशन कि यूजर के द्वारा दिया हुआ नंबर, यूजर के द्वारा दिया हुआ इनपुट जो कि नम की वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन है, क्या वो ग्रेटर देन है किसके, 1 के।
यूजर के द्वारा आया हुआ नंबर क्या 1 से ग्रेटर देन है? अगर ऐसा है तो मतलब क्या है कि नम वेरिएबल को यूजर को जो भी इनपुट देना होगा वो 1 से ग्रेटर देना होगा। नम वेरिएबल जहां पे आपसे यूजर से एक वैल्यू मांग रहा है वो वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये चीजें चलेगी, नहीं तो नहीं चलेंगी। चलिए ठीक है, फिर चलाया हमने एक लूप। तो एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का हम एक ड्राई रन कर लेते हैं। ड्राई रन करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। आइए ड्राई रन करते हैं। पहली बात फ्लैग क्या दिया हुआ है? फ्लैग दिया हुआ है मुझे 0। ठीक है मैम, फ्लैग हमें 0 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है एक हमें नम वेरिएबल दिया हुआ है। नम वेरिएबल पे यूजर एक इनपुट देगा। भाई ये मैसेज आपका आएगा आपके पाइथन आउटपुट कंसोल पे लिखा हुआ कि एंटर द नंबर टू बी चेक्ड। मैं इस मैसेज को यहां पर नहीं लिख रही हूं क्योंकि अगर मैं इसको यहां पे लिखूंगी तो भाई स्पेस ज्यादा ले जाएगा। ठीक है, तो क्या नम की वैल्यू हम कुछ देंगे, यूजर रन टाइम पे कोई वैल्यू देगा नम वेरिएबल को। आइए अब जो यूजर एक वैल्यू दे रहा है, सपोज करो वो वैल्यू जो है वो सपोज करो अगर 5 है, यूजर ने रन टाइम पे वैल्यू दी है 5। क्या दी है? नम वेरिएबल को जो यूजर ने वैल्यू दी है दैट इज 5। ठीक है मैम, समझ गए बात? समझ गए, इसने 5 वैल्यू दे दी है। ठीक है, ओके। तो भाई आ जाओ, अब ढूंढते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले एक कंडीशन चेक होगी। क्या चेक होगी? सबसे पहले एक कंडीशन चेक होगी कि क्या 5 ग्रेटर देन 1 है। क्या जो हमारा 5 है वो ग्रेटर देन 1 है? बात सही है, बिल्कुल बात सही है। तो हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो इसके अंदर उचकता कूदता आ जाएगा। हमारे मिस्टर बबलू इस इफ की बॉडी के अंदर आ जाएंगे और इफ की बॉडी के अंदर इसने जैसे ही एंट्री मारी, इसको मिला एक फॉर लूप। क्या मिला? इसको मिला एक फॉर लूप जो कंटेन करता है एक कंट्रोल वेरिएबल। और किसमें? इस रेंज में एक रेंज दी हुई है। हम सब जानते हैं कि फॉर लूप हमेशा एक सीक्वेंस वेरिएबल या फिर सीक्वेंस में या किसी रेंज को ही ट्रैवर्स करता है। तो भाई ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। हाँ जी मैम, ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो हमारे पाइथन इंटरप्रेटर एंटर कर चुके हैं इफ की बॉडी के अंदर और इफ की बॉडी के अंदर एंटर करते ही साथ उन्हें फॉर लूप मिला है। भाई ठीक है, आ जाओ। आई इन रेंज। अब देखो रेंज क्या लिखा हुआ है, रेंज फंक्शन को देखिए। रेंज क्या लिखा है? रेंज लिखा है आपका 2, इंट। क्या लिखा है? 2, इंट। इंट क्या? नम डिवाइडेड बाय 2। यही दिया है, यही दिया है। क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है कि भाई जो आपकी रेंज बनेगी, कहां से कहां तक बनेगी? कहां से कहां तक बनेगी? 2 से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? स्टार्टिंग वैल्यू दी है 2 और स्टॉप वैल्यू दी है। तो भाई स्टॉप वैल्यू क्या है? नम डिवाइडेड बाय 2। नंबर क्या है हमारा? हमारा नंबर कितना है? नंबर है हमारा 5। मतलब कि इंट करा दो। कितना? 5 डिवाइडेड बाय 2। और हम सबको पता है जब भी दो नंबर्स के बीच में पाइथन के अंदर नॉर्मल डिवीजन होता है तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट होता है उसका कोशेंट। क्या होता है? उसका कोशेंट। तो कोशेंट क्या होगा इसका? कोशेंट क्या होगा भाई? रेंज फंक्शन के अंदर जो दो पैरामीटर हैं वो क्या होंगे? 2, जो भी आंसर आएगा उसको हम इंटीजर वैल्यू में टाइपकास्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर मेथड नहीं भी देती तब भी ये चल जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया है, कोई बात नहीं। चलिए आइए चलो, इंट क्या? 5 डिवाइडेड बाय 2। क्या होगा आंसर? क्या होगा? क्या इसका आंसर 1 होगा या फिर 2 होगा? बताइए कमेंट सेक्शन में। जब भी दो नंबर्स के बीच में नॉर्मल डिवीजन होता है पाइथन के अंदर तो उस नॉर्मल डिवीजन में रिटर्न क्या होता है एज द आउटपुट, whether the quotient or the remainder? फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई मैं आपको बताने वाली हूं कि इंटीजर में यहाँ पे 2 रिटर्न होगा। क्या रिटर्न होगा? 2 रिटर्न होगा। क्वोशिएंट रिटर्न होता है नॉर्मल डिवीजन में, मॉडुलस में आपका रिमाइंडर रिटर्न होता है। तो रिमाइंडर कितना होता? 1। अगर दोनों के बीच में मॉडुलस लगा होता 5 mod 2 तो उसका आंसर 1 होता। 2 2 4, रिमाइंडर 1। चलिए आइए 2 को कन्वर्ट कर लीजिए इंटीजर में। 2 को कन्वर्ट कर लीजिए इंटीजर में। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया तो क्या आएगा? क्या आएगा भाई? ये आएगा मैम, ये आएगा। रेंज आएगी 2 स्टार्टिंग वैल्यू है, रेंज में 2 स्टार्टिंग वैल्यू है और कहां से कहां तक जाएगी? कहां से कहां तक जाएगी भाई? अगर 2 ही स्टार्टिंग वैल्यू है और 2 ही स्टॉप वैल्यू है, स्टार्ट भी 2 से होती है और स्टॉप भी 2 से होती है, तो अल्टीमेटली जो लिस्ट बन के आएगी, वो कौन सा एलिमेंट रखेगा?
जो लिस्ट बन के आएगी वो कौन सा एलिमेंट रखेगा? वो लिस्ट सिर्फ एक ही एलिमेंट रखेगा भाई, वो लिस्ट केवल एक ही एलिमेंट रखेगा एंड दैट इज 2। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आप कहोगे कि मैम 2 से 1 कम, स्टॉप वैल्यू से 1 कम जाता है या स्टॉप माइनस स्टेप जाता है। पहली बात तो स्टेप नहीं दिया हुआ है, ऑप्शनल है, नहीं दिया कोई बात नहीं, हम बाय डिफॉल्ट 1 मान लेंगे, तो 2 - 1 होना चाहिए था, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू भी 2 है और स्टॉप वैल्यू भी 2 है, तो इस लिस्ट के अंदर जो आइटम होगा वो सिर्फ एक ही होगा और वो होगा आपका 2। वहीं अगर ये 1 होता, 1, 2 मतलब 2 - 1, स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है, 2 - 1, तो इसमें जो लिस्ट आइटम आता वो आपका 1 आता। क्लियर? तो कितना आएगा? ये जो होगा ये आएगा आपका 2। तो एक लिस्ट में कितने आइटम्स है? इस लिस्ट में आइटम है आपके 2। नंबर 5 के लिए नंबर की वैल्यू जब 5 है, जब यूजर ने इनपुट रन टाइम पे 5 दिया है, तब फॉर का जो कंट्रोल वेरिएबल है आई, वो ट्रैवर्स करेगा एक सिंगल लिस्ट आइटम को, दैट इज 2। तो भैया आई ने इसको ट्रैवर्स किया, आई ने इसको एक बार ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है, क्योंकि एक ही लिस्ट आइटम है तो उसने एक बार उसको ट्रैवर्स कर लिया। आइए इसको ट्रैवर्स कर लिया, बात सही है भैया, ट्रैवर्स हो गया। तो हमारे पाइथन इंटरप्रेटर अब इस फॉर की बॉडी के अंदर घुस चुके हैं और फॉर की बॉडी के अंदर घुसते ही साथ उन्हें मिला है एक और इफ स्टेटमेंट। तो ये चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप ही आ सकता है, नहीं, आप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर कोई दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर आराम से दे सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो फॉर के अंदर मिला है इसको फिर से एक इफ, और ये इफ क्या कहता है? ये इफ क्या कहता है? ये कहता है कि जो 5 मॉडुलस 2 है, 5 मॉडुलस 2 जो है वो डबल इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 5 mod 2 डबल इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब कि 5 मॉडुलस 2 करने पे जो रिमाइंडर आएगा क्या वो 0 के इक्वल है? 2 2 4, रिमाइंडर क्या बचा? 1। क्या बचा? 1। तो भैया 1 तो 0 के कहीं से भी इक्वल नहीं होता है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। हो गई कि नहीं हो गई भाई? क्योंकि भाई 5 mod 2 करोगे, आंसर क्या आएगा? 1। और क्या 1 जो होता है, क्यों रिमाइंडर आता है, 1 जो है क्या वो डबल इज इक्वल्स टू 0 होता है? फॉल्स। तो भाई जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो पाइथन इंटरप्रेटर इफ के अंदर लिखे हुए किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हमारे बबलू जी इस कंडीशन को फॉल्स पाने पर इसके अंदर लिखे हुए किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वापस से कहां जाएगा? वापस से जाएगा इस फॉर के पास जाएगा, क्योंकि अभी इस फॉर के अंदर ये काम कर रहा है। इस इफ की जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो चुकी है, तो इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ना करते हुए वापस से फॉर के पास जाएगा और बोलेगा कि अपने आई से बोलो कि इस रेंज में और अगर लिस्ट आइटम्स हैं तो उनको भी ट्रैवर्स करें। तो आई ने कहा कि भाई यहाँ पे तो अब कोई भी लिस्ट आइटम नहीं है, सिर्फ एक ही था तो वो हमने आपको अलाउ कर दिया था, अब भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। तो पाइथन इंटरप्रेटर ने कहा ठीक है भाई, नहीं बचा कोई बात नहीं। तो पाइथन इंटरप्रेटर अब क्या करेगा? क्या पाइथन इंटरप्रेटर वापस से इस इफ के पास जाएगा? नहीं, इफ स्टेटमेंट में पाइथन इंटरप्रेटर इफ स्टेटमेंट को सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करता है, लूप में वो वापस लूप के पास जाएगा। तो पाइथन इंटरप्रेटर फिर कहां आ जाएगा? पाइथन इंटरप्रेटर को जैसे ही फॉर लूप ने कहा कि आपको अब हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो गिवन लिस्ट थी वो एक ही थी भाई, तो क्या हुआ? पाइथन इंटरप्रेटर आ जाएगा अब इस पूरी चीज के बाहर। कहां आएगा? बाहर आ जाएगा। और बाहर जब वो आएगा तो दो एक उसको इफ एल्स का स्टेटमेंट मिला। क्या मिला? कि जो फ्लैग की वैल्यू है, ये जो फ्लैग की वैल्यू है जो कि ऊपर 0 सेट थी, अगर वो 1 के इक्वल है, फ्लैग की वैल्यू जो है अगर वो 1 के इक्वल है तो प्रिंट कराइए नंबर और लिखिए कि नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन अगर फ्लैग की वैल्यू अभी भी 0 है, मतलब अभी भी फ्लैग की वैल्यू 0 है, मतलब एल्स नंबर लिखाइए और इट इज अ प्राइम नंबर। ऑफ कोर्स 5 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। क्लियर? क्योंकि फ्लैग की वैल्यू जो यहां पर इंक्रीज होनी थी, फ्लैग की वैल्यू जो यहां पर इंक्रीज हो जाती, चेंज हो जाती, तब वो नंबर यहां पे प्राइम नंबर नहीं होता। लेकिन इस स्टेटमेंट को हमारे पाइथन इंटरप्रेटर ने एग्जीक्यूट ही नहीं किया और फ्लैग की वैल्यू एज इट इज 0 ही रही। तो फ्लैग की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसको भी ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूट होगा ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट नंबर। क्या होगा आउटपुट? द आउटपुट विल बी नंबर, दैट इज एंटर द नंबर, द नंबर इज द प्राइम नंबर और द नॉट द प्राइम नंबर। देख लीजिए, else print enter number is, just wait a minute,
if flag is this num, okay, print enter number is less than equals to 1, execute again. ठीक है, तो ये इस इफ कंडीशन का है. ओके देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये इस इफ के अंदर बना हुआ दूसरा इफ है. ये इस इफ के अंदर बना हुआ दूसरा इफ है, जो कि यहां पर ट्रू हो गया. और अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती, पहली ही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती, मतलब जो नंबर था वो ग्रेटर देन 1 नहीं होता, मतलब कोई भी नंबर जो यूजर इनपुट कर रहा है या तो वो 0 होता या फिर नेगेटिव नंबर होता, तो इनमें से किसी भी स्टेटमेंट को हमारा पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट ही नहीं करता. क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो वो ना यहाँ घुसता, ना यहाँ घुसता, ना यहाँ घुसता. सीधे सीधे वो क्या करता है, ये इफ की कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है, वो वापस जाता है इसके एल्स पे. ये जो एल्स है वो पहले वाले इफ का एल्स है, और वहां पे आपको एक मैसेज दिखता है कि जो नंबर आपने एंटर किया है वो लेस देन है या फिर इक्वल टू 1 है, इसलिए आप नया नंबर एंटर कीजिए. अलग अलग चीजों के लिए आउटपुट है भाई. एंटर द नंबर टू बी चेक 20 क्या एक प्राइम नंबर होता है? 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर. मतलब यहाँ पे जो फ्लैग की वैल्यू है, यहाँ पे जो फ्लैग की वैल्यू है वो इक्वल्स टू 1 हो गई होगी, तभी ये एक प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, जहां जहां फ्लैग की वैल्यू 0 है वो नंबर यूजर के द्वारा एंटर्ड वो नंबर एक प्राइम नंबर है. आइए, एंटर द नंबर टू चेक 19, इट इज अ प्राइम नंबर. फ्लैग की वैल्यू 0 है. ठीक, एंटर द नंबर टू चेक 2 इज अ प्राइम नंबर. फ्लैग की वैल्यू 0 है. एंटर द नंबर टू चेक 1 अगर नंबर आप लिखोगे 1 लेस देन 1 नहीं है. क्या लिखा था? नम शुड बी ग्रेटर देन 1. आपने 1 ही एंटर कर दिया, कंडीशन फॉल्स. और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला जो एल्स स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा. दैट इज एंटर नंबर इज लेस देन या फिर इक्वल टू 1. बिल्कुल सही बात है, आपने 1 ही तो किया है, इक्वल ही तो है. एग्जीक्यूट अगेन, फिर से एक नया नंबर दीजिए, क्योंकि नंबर हमेशा 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ना ही उसके इक्वल और ना ही उससे कम. क्लियर? मैं उम्मीद करती हूं कि आपको इस पूरे एग्जाम्पल में प्राइम नंबर समझ आ गया है. अगर आपको इस पूरे सोल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आज के सेशन में हमने 2 बहुत ही अमेजिंग एंड येट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को देखा. ऐसे प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में, आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं. इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, फॉर श्योर आएगा, जिसमें से प्राइम नंबर का चांस सबसे ज्यादा हाई है. अभी भी मैं आपको बोल रही हूं कि इसके सोल्यूशन को रट के जाने की जरूरत नहीं है, उसको समझिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए. प्रॉब्लम्स प्रोग्राम्स पे पकड़ तभी बनेगी जब आप उनको खुद बैठ के पेपर पे, रजिस्टर पे पेन से प्रैक्टिस करेंगे. और अगर वैसे नहीं करना है तो अपने सिस्टम खोलिए और डायरेक्टली पाइथन आईडीएलई पर भी कर सकते हैं. मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि पाइथन आईडीएलई को खोलिए और उस पर एक प्रोग्राम बनाइए. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर एंड टू टेल वेदर दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट. और इसी के साथ साथ mangetbeans.com को भी आप विजिट करिए. इन सारे के सारे टॉप कोर्सेज को आप वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं. सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड और न जाने कितने ही ऐसे टॉप नॉच कोर्सेज है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. और तो और आप ग्रैब कर सकते हैं mangetbeans.com पे ई बुक्स एंड ई नोट्स को. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बंधु. जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंगेटबेन्स आपके लिए लेके आता है एक क्वालिटी एजुकेशन. जी हाँ, एक ऑफलाइन स्कूल आपके शहर में है, एक ऑनलाइन स्कूल यहाँ बैठा है. क्यों अभी भी यहाँ भटक रहे हो? बिल्कुल मत भटको, क्योंकि अब टाइम नहीं है, एग्जामिनेशन सर पे है. उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा. लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. और भाई जाते जाते सब्सक्राइब करते जाओ मैंगेटबेन्स के ऑफिशियल चैनल को. स्टे ट्यून्ड.